हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं आपका होस्ट अजय। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुनबुन जट्स के अभी तक 24 एपिसोड्स आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है बुनबुन जट्स के बारे में बात करने का और एक छोटा सा डिस्कशन करने का कि ये सीजन अभी तक कैसा जा रहा है और आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो बिना ज्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। तो अगर इस सीजन के प्लॉट के बारे में बात करें तो हमारी पृथ्वी से कोसों दूर आउटर स्पेस में एक बिग बैंग ग्रैंड प्रिक्स नाम की एक इंटरगैलेक्टिक रेसिंग होती है, जहां का बुंदोरियो नाम का एक बहुत ही काबिल रेसर एक दिन किसी वजह से पृथ्वी पर आ टपकता है, जहां उसकी मुलाकात ताया नाम के एक डिलीवरी एजेंट से होती है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर था। हाँ, एक डिलीवरी एजेंट जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर था। सुनने में अजीब लग रहा है पर यही है। इसके बाद वो दोनों कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक फ्रीलांस डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही उनका एक साइड मिशन भी चल रहा होता है जो कि है बुंदोरियो को वापस उस इंटरगैलेक्टिक रेस में पहुंचाना। लेकिन इसी वक्त पृथ्वी पर हाशिरियंस नाम के कुछ इंटरगैलेक्टिक एलियंस आ जाते हैं, जिसके बाद ताया एक टीम बनाता है और उस टीम के साथ मिलकर ग्रैंड प्रिक्स के इक्विपमेंट्स को यूज करके उन एलियंस से लड़ता है। और यही ओवरऑल प्रेमाइस है पूरे सीजन का। तो अगर सबसे पहले शो के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो शो की स्टार्टिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह से रेड रेंजर को शो के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, वो एक चोर की तरह पिंक रेंजर की शादी में टपक जाता है, उसे उसकी शादी से उठाता है, वो सब देखने में काफी यूनिक और मजेदार था। इसके बाद एपिसोड के एंड में पिंक रेंजर भी रेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर देती है। हालांकि यहाँ पर हम लोग पावर रेंजर्स को उनकी पावर्स मिलने के उस कन्वेंशनल तरीके को मिस करते हैं, जहाँ पर सारे रेंजर्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता था और एक ही एपिसोड में उन सबको उनकी पावर्स दी जाती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अलग अप्रोच ली गई थी जो देखने में काफी मजा आया। इसी में अगर और डेप्थ में जाएं तो सीजन के अंदर इमोशंस और रिलेशनशिप्स को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ इसी सीजन की नहीं बल्कि मेरे ख्याल से सुपर सेंटाई के लगभग सभी सीजन की क्वालिटी है। ये शो समय समय पर इमोशनल भी हो जाता है, सीरियस भी हो जाता है और फनी भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहले एपिसोड में जब पावर रेंजर्स अपना रोल कॉल करते हैं तो वहां पर हमें ब्लू रेंजर और सीन की ऑकवर्डनेस को एड्रेस करते हुए दिखता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि अरे यार अब ये करना पड़ेगा। तो वो देखने में काफी फनी लगा। इसके अलावा शो की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, जॉर्ड फाइट्स काफी कलरफुल और वेल एक्सिक्यूटेड हैं और शो का म्यूजिक भी काफी अच्छा है। इसके अलावा समय समय पर शो के अंदर एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर को भी ऐड किया जाता है, जहाँ पर हमने शो के स्टार्टिंग के एपिसोड में रेड गोवंजर को देखा, तो वो देखने में भी काफी मजा आया। इसके अलावा अभी रिसेंटली 22nd एपिसोड के अंदर हमने एक रेस्क्यू डिओजॉर्ड को देखा, जिसे देखकर हमें वाइल्ड फोर्स के रेड लायन और पॉन्जेस लैटस्पीड रेस्क्यू के रेस्क्यू मिशंस की याद आ गई। तो ये सब देखने में भी काफी मजा आया। इसके अलावा शो के अंदर मॉन्स्टर्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो भी काफी ज्यादा यूनिक था। शो के अंदर किसी भी चीज के अंदर एक अजीब सी चाबी लगाकर उस चीज के मॉन्स्टर्स बना सकते हैं, तो ये देखना भी काफी ज्यादा यूनिक था। बट अनफॉर्चुनेटली हर शो की तरह इस शो के अंदर भी हर चीज परफेक्ट नहीं है। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है इनकी कॉस्ट्यूम्स या यूनिफॉर्म्स, जो भी कर लो, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। सीरियसली बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। सिक्स्थ रेंजर की यूनिफॉर्म तो ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई ट्रैक सूट पहन रखा हो। इनकी यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लगता है कि जैसे क्रिएटिविटी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। हालांकि शो के अंदर आगे चलकर टायर्स का क्या सिग्निफिकेंस है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, पर फिर भी हेलमेट्स पर वो टायर अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर काफी क्रिएटिवली बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन हमें दिखाए गए सिर्फ टायर्स। रेड रेंजर का नाम भी टायर है। इसके अलावा सुपर सेंटाई के लगभग सभी सीजन्स की तरह इस सीजन के भी स्टार्टिंग के 10 एपिसोड्स काफी हद तक खिंचे हुए लगते हैं, जहाँ पर कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी, बस कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। तो एक वक्त के बाद वो देखना काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। इसके अलावा शो के विलन्स भी बहुत ज्यादा दमदार नहीं है। किसी भी सुपर हीरो को सुपर बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है उसके विलन्स का, लेकिन इस शो के विलन्स बहुत ही ज्यादा फनी हैं, कहीं पर भी सीरियस थ्रेट की तरह महसूस नहीं होते, उनके पास अपना घर भी नहीं है। बीच में मैड्रेक्स नाम का एक अच्छा विलन आया था और उसे भी सस्ते में ही निपटा दिया गया। अब बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो इनका मेन बॉस है वो थोड़ा दमदार कैरेक्टर हो। इसके अलावा इंडिविजुअल एपिसोड्स के अंदर जो मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। कोई किसी के सिर पे एंटीना लगा रहा होता है, कोई लोगों को गेता पहनाकर उनके पैरों का वजन बढ़ा रहा होता है, कोई उनसे जबरदस्ती एक्सरसाइज करवा रहा होता है, कोई उन्हें मूवमेंट करने से रोक रहा होता है। मतलब वो कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं जिससे लोग परेशान हो, और जितने ज्यादा लोग परेशान होंगे एक खास तरह का मटेरियल जनरेट होगा जिसे वो गैसोलीन बोलते हैं। और उस गैसोलीन का क्या करने वाले हैं ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा, पर फिलहाल वो सारी चीजें ज्यादा सेंस नहीं बनाती। इसके अलावा शो के अंदर जो जॉर्ड्स और मॉर्फर्स दिखाए गए हैं वो भी काफी हद तक खिलौने जैसे लगते हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पहले के टाइम में सुपर सेंटाई पावर रेंजर्स में जो मॉर्फर्स और जॉर्ड्स दिखाए जाते थे वो काफी हद तक रियलिस्टिक से लगते थे। तो जब उन मॉर्फर्स और जॉर्ड्स पर टॉयज बनाए जाते थे और उन्हें मार्केट में लॉन्च किया जाता था
तो हमेशा से कस्टमर्स की तरफ से शिकायत आती थी कि ये जॉर्ड्स और मॉर्फर्स रियलिस्टिक नहीं लगते। तो इसका बहुत ही सही सोल्यूशन मेरे ख्याल से उन्होंने निकाल दिया है कि वो जो एक्चुअल टॉयज बनाते हैं उन्हें शो के अंदर एज अ प्रॉप यूज कर देते हैं, ताकि जब वो अपने टॉयज को मार्केट में उतारें तो लोगों को वो असली लगे और उन्हें ऐसा फील हो कि एग्जैक्टली वही चीज है जो उन्होंने शो के अंदर देखी है। इसके अलावा मॉन्स्टर्स के जाइगेंटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का जो तरीका है वो भी कुछ अजीब सा है। वो पहले डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर एक अलग डायमेंशन में जाकर रेस करते हैं और फिर वापस नॉर्मल डायमेंशन में आकर बड़े हो जाते हैं। और ये चीज़ हर एपिसोड में रिपीट होती है। एक वक्त के बाद ये चीज़ इतनी ज़्यादा रिपीटेटिव लगने लग गई थी कि मैं उस पूरे सेक्शन को स्किप ही कर देता हूँ, क्योंकि उसे देखने में कोई मज़ा ही नहीं आता। इसके अलावा शो के अंदर नए रेंजर्स को उनकी पावर्स मिलने की जो पूरी स्टोरी होती है उसके अंदर भी कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती। वही पुराना घिसा पिटा तरीका कि पहले वो बस कूल बनने के लिए रेंजर बनना चाहता था, उसके सारे टीम के मेंबर्स को लगा कि ये तो बस इसलिए सुपर हीरो बनना चाह रहा है क्योंकि सुपर हीरो बनना कूल है, लेकिन इवेंचुअली उन्हें रियलाइज हो गया कि हाँ ये सच में जेन्युइन पर्सन है और ये सुपर हीरो होना डिजर्व करता है। कुल मिलाकर वही सब जो हमने पहले के बहुत से पावर रेंजर्स में ऑलरेडी देखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। और इस सीजन के अंदर भी दूसरे पावर रेंजर्स और सुपर सेंटाई की तरह बहुत सारे फिलर एपिसोड्स हैं जो शो की कहानी के अंदर कुछ भी नया ऐड नहीं करते। वो इतने ज्यादा फॉरगेटेबल हैं कि उनके बारे में कुछ बात करने के लिए ही नहीं है, सिवाय एपिसोड 15 के। एपिसोड 15 काफी ज्यादा अच्छा था। उसमें जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा प्यारा था, वो बुरा नहीं था। वो रेंजर्स का एक वक्त के बाद दोस्त भी बन गया था और रेंजर्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे विलन्स ने आकर उसका माइंड करप्ट कर दिया, जिसके बाद इवेंचुअली रेंजर्स को उसे मारना पड़ा। लेकिन माइंड करप्ट होने से पहले उसकी आंखें येलो कलर में ग्लो कर रही थी और माइंड करप्ट होने के बाद उसकी आंखें ब्लैक कलर की हो गई। लेकिन जब रेंजर्स ने उसे फाइनली डिस्ट्रॉय किया तो फिर से येलो कलर की हो गई थी। तो आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसे सिर्फ ये याद था कि रेंजर्स थोड़ी देर पहले उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और अब रेंजर्स ने उसे खत्म कर दिया है। इस सब के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे वो कुछ भी याद नहीं रहा होगा। तो ये देखकर काफी दुख हुआ। तो कुल मिलाकर इस शो के अपने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हैं, जहाँ पर कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन कुछ चीजें अच्छी है जिनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर सभी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि शो के 10 एपिसोड्स को सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ही डेडिकेट किया गया है, तो वो तो अच्छा होना ही है। इसके अलावा मुझे एक और बात अच्छी ये लगी कि जो 6th रेंजर था वो भी सीजन के अंदर कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस लेकर आया था। ऐसा नहीं कि बस एक दिन अचानक आया और रेंजर्स की टीम में शामिल हो गया। वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आया, जहाँ रेंजर्स को भी उसके साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज देखने में मजा आता है। इसके अलावा कुछ एपिसोड्स के अंदर तानाबाता और कोदोमो नोही जैसे कुछ फेस्टिवल्स को भी दिखाया गया था, तो जिन लोगों को जापान के कल्चर में इंटरेस्ट है उन्हें भी सीजन देखने में मजा आएगा। तो ओवरऑल अगर कहें तो बकागे सेंटाई बुनबुनजर्स एक डिसेंट शो है। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मजा आ गया, पर फिर भी एक अच्छा शो है। ऑल्दो मैं इसकी टारगेट ऑडियंस में नहीं आता हूँ, पर फिर भी कुछ एपिसोड्स देखने में मजा आता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये शो कैसा लग रहा है और आपके हिसाब से आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। कोई भी फैन थ्योरी या थॉट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।